Hello everyone, welcome back to our channel We the Learners. In this video we are going to discuss various literary elements of the poem For N. Gregory. So let's get started. First of all, let's know about the rhyme scheme. Rhyme scheme of the poem is A, B, C, B, D, B. अब बात कर लेते हैं इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्टेंजा की अगर हमें राइम स्कीम फाइंड आउट करनी है. सो लास्ट का जो वर्ड होता है उसकी साउंड को देखते हैं मैं. जो बिल्कुल फर्स्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से. फिर डिस्पेयर, अगर जो सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड अगर उसकी साउंड इसके जैसी है, मैन, वैन, कैन, इस तरीके से है तो उसको भी हम ए से ही, तो एक साउंड को एक लेटर से हम डिनोट करते हैं. सो मैन को हमने डिनोट किया ए लेटर से. अब डिस्पेयर एक अलग साउंड आई तो इसके लिए अलग लेटर यूज किया, दैट इज बी. फिर कलर्ड, कलर्ड फिर से एक अलग साउंड है तो हमने यूज किया यहाँ पे सी. अब ईयर, डिस्पेयर, लास्ट में एयर, ए आई आर, एयर, ईयर, ई आर, तो सेम साउंड है. तो सेम साउंड है तो ये इसको हमने बी से डिनोट किया था तो इसको भी हम बी से डिनोट करेंगे. अब एलोन, ईयर देखो सभी डिफरेंट साउंड थी, एलोन एक डिफरेंट साउंड है तो इसके लिए डिफरेंट लेटर हमने यूज किया डी. फिर एयर, अब एयर, ईयर, एयर सेम साउंड है तीनों की तो तीनों के लिए हमने एक ही लेटर यूज किया दैट इज बी. तो हमारी राइम स्कीम क्या बन जाती है, ए बी सी बी डी बी. ओके, अब बात करते हैं अलिट्रेशन. अलिट्रेशन हिंदी में हम सबने पढ़ा भाई अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सेम लेटर का रिपीटिशन होता है एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. जो दो या दो से ज्यादा क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स हैं, साथ में रखे गए जो शब्द हैं, उनकी स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार और अलिट्रेशन. जैसे कि ही हैड, यहाँ पे है जो है हमारा कॉन्सोनेंट उस साउंड की रिपीटिशन है साउंड का रिपीटिशन है ही हैड. यहाँ पे सेड, सच, से रिपीटिशन ऑफ साउंड से. ब्राउन और ब्लैक, अब यहाँ पे और आया है बट स्टिल दे आर क्लोजली प्लेस्ड. ब्राउन, ब्लैक, बी, ब साउंड का रिपीटिशन है. तो जब भी दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं अलिट्रेशन. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार. जब भी दो डिसिमिलर आइडियाज को हम कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक. सो पोएम के अंदर जैसे कि ये बोला गया हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, हनी कलर्ड. अब जो उसके एन ग्रीगरी के बाल हैं उनको बोला गया भाई हनी कलर्ड हैं. जैसा हनी का कलर होता है वैसे ही उसके बालों का कलर है. तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वैसे दोनों चीजें अलग अलग है लेकिन उनको रूप दिया गया दूसरे का तो इसलिए बोला जाता है रूपक अलंकार, मेटाफर. भाई उसके बालों का कलर और जो हनी का कलर है वो सेम है तो इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे दोनों को कंपेयर किया गया, हालांकि दोनों अलग अलग हैं. इसी तरीके से रैम्पार्ट्स एट योर ईयर. अब रैम्पार्ट्स हमें पता है उसके बालों को बोला गया है और क्या कहा गया. अब रैम्पार्ट्स क्या होते हैं, किसी किले की चारों ओर की जो दीवारें होती हैं और उन दीवारों को कंपेयर किया गया है उसके बालों से कि जिस तरीके से किले के चारों ओर दीवारें होती हैं उसी तरीके से उसके बाल जो है उसके कानों के चारों ओर हैं. अब बाल और दीवारें दोनों बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं, डिसिमिलर हैं, लेकिन दोनों में क्या एक प्रॉपर्टी है कि उन्होंने किसी चीज को सराउंड कर रखा है. जैसे रैम्पार्ट्स ने सराउंड कर रखा है किले को, फोर्ट को, और इसी तरीके से जो यहाँ पे बाल हैं उन्होंने सराउंड कर रखा है उसके कान को. तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जब हमने दो डिसिमिलर आइडियाज को कंपेयर किया तो उसको बोलते हैं हम रूपक अलंकार और मेटाफर, यानी कि एक को दूसरे का रूप दे देना. नेक्स्ट होता है एंजैममेंट. यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा. एंजैममेंट, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन, कपलेट और स्टेंजा. यानी कि किसी लाइन, कपलेट का मतलब होता है दोहा, लाइन में, दोहा में या स्टेंजा में जब जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू होता है बिना किसी पोज के तो वहां जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा यूज होता है, एंजॉयमेंट. जैसे कि यहाँ पे लास्ट में कोई पोज नहीं आया और हमें पता भी पोज के लिए कोमा जो ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं हमारे
ये इनका यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एलोन के बाद कोई नहीं कोमा यूज नहीं किया गया, कलर्ड के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया गया, यानी कि एक कंटिन्यूएशन है लाइन में। तो वही बात है, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए पोज, बिना पोज के, यानी कि बिना पंक्चुएशन मार्क्स के जब कंटिन्यू होता है सेंटेंस एट द एंड ऑफ ए लाइन, लाइन के एंड पे या दोहे के एंड पे या स्टेंजा के एंड पे जब एक लाइन कंटिन्यू होती है बिना किसी पोज के, या सिंपली बोल सकते हो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के, तो वहां पे एंजाममेंट जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो यूज होता है। ये आपके लिए डेफिनेटली नया होगा। नेक्स्ट है हमारा अपोस्ट्रोफी। अब तक हम पढ़ते आए हैं भाई अपोस्ट्रोफी क्या होता है, पोजेशन को दिखाने के लिए, किसी का हक दिखाने के लिए। मैंने बोला रवीज बुक, यानी कि रवि की पुस्तक। नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी का यूज होता है भाई ओमिशन को दिखाने के लिए, कहीं पे कुछ ओमिशन है, जैसे मैडम को हम मैम लिख देते हैं। लेकिन जो थर्ड यूज है अपोस्ट्रोफी का, वो एक लिटरेरी डिवाइस भी है। अपोस्ट्रोफी इज ऑल्सो यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस, और यू कैन से इट इज ए रिटोरिकल डिवाइस और फिगरेटिव डिवाइस। जो कब यूज होता है, इमेजिनरी या एब्सेंट पर्सन, ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट को दिखाने के लिए। जैसे कि पोएम के अंदर हमें पता है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किसे बोला जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये एन ग्रीगरी को बोला जा रहा है, तो इमेजिनरी है ये। तो इमेजिनरी पर्सन या एब्सेंट पर्सन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रेजेंट थे और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो जैसे कि पोएम के अंदर हमें पता चला भाई एन ग्रीगरी को बोला जा रहा है और वो रिस्पोंड भी कर रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है। तो पोएम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस है वो अपोस्ट्रोफी का भी यूज हुआ है। वैसे अपोस्ट्रोफी मींस ओमिशन, तो ओमिशन यहाँ पे किसका हुआ है, लिसनर का, और यू कैन से स्पीकर का। कोई भी आइडिया, पर्सन, ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट अगर उसका ओमिशन है, लेकिन वो फिर भी हमें ऐसा दिखता है कि वो वहां पे है और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, तो हम बोलते हैं वहां पे जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ वो है अपोस्ट्रोफी। ठीक है। नेक्स्ट इज अनाफरा। अनाफरा में हमें पता है भाई दो कंजिक्यूटिव, दो या दो से ज्यादा कंजिक्यूटिव लाइंस के बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में कोई वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उनको बोलते हैं अनाफरा। जैसे कि दो कंजिक्यूटिव लाइंस में दैट का रिपीटिशन है, तो ये हो गया हमारा अनाफरा। अपोस्ट्रोफी एक बार फिर से बता देता हूं, अपोस्ट्रोफी का अब तक हम दो ही यूज जानते हैं भाई। एक है पोजेशन को दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए। मैंने बोला रवीज चेयर, रवीज बुक, यानी कि रवि की पुस्तक, रवि की चेयर। नेक्स्ट जो अपोस्ट्रोफी का यूज होता है वो ओमिशन के लिए यूज होता है। जैसे मैडम को मैम लिख देते हैं, आई एम को हम आई एम लिख देते हैं, तो नेक्स्ट होता है ओमिशन के लिए। लेकिन जो थर्ड यूज है वो क्या है, अपोस्ट्रोफी का एज ए लिटरेरी डिवाइस। हम इसको एज ए लिटरेरी डिवाइस भी यूज करते हैं। अब जैसे कि हमें जानते हैं भाई ए ओमिशन के लिए भी यूज हुआ, तो यहाँ पे भी लिटरेरी डिवाइस में भी इसका क्या काम है, ये सब्जेक्ट को या जो पर्सन है उसको उसका ओमिशन दिखाने के लिए यूज होगा। जैसे कि पोएम के अंदर हमें पता नहीं है भाई ये स्पेशली पर्टिकुलरली पोएम किसके लिए है, ये जो हमारे पोएट हैं ये किसको बोल रहे हैं, और ना ही इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि पोएट ही बोल रहे हैं। तो एब्सेंट कौन है हमारे यहाँ पे, एब्सेंट पर्सन है एन ग्रीगरी भी और विलियम बटलर येट्स भी। दोनों का बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इन दोनों की कन्वर्सेशन है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं और दोनों प्रेजेंट थे। तो वही डेफिनेशन है अपोस्ट्रोफी की, जब भी इमेजिनरी या एब्सेंट पर्सन का जिक्र हो और ऐसा लगे कि वो प्रेजेंट था और वो रिस्पोंड भी किया उसने पोएम के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफी। तो ये होता है अपोस्ट्रोफी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की, जो है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है भाई स्टेंजा के लास्ट में अगर कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होती है बार बार तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन। जैसे कि पोएम के अंदर इस स्टेंजा के लास्ट में भी लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, यही बात यहाँ भी रिपीट हुई, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो स्टेंजास के लास्ट में जनरली हमें लास्ट में देखने को मिलता है वर्ड्स और फ्रेजेस का रिपीटिशन, और जब भी ऐसा रिपीटिशन होता है वहां पोएटिक डिवाइस यूज होता है रिफ्रेन। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं रिपीटिशन और रिफ्रेन के बीच में। रिफ्रेन इज ए टाइप ऑफ रिपीटिशन, रिफ्रेन इज ए टाइप ऑफ रिपीटिशन। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है भाई, थ्रू आउट द पोएम
अगर कोई वर्ड या लाइन बार बार रिपीट हो रही है, या तो एक प्रॉपर राइम क्रिएट करने के लिए या किसी आइडिया को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, अगर बार बार किसी वर्ड का या फ्रेज का रिपीटिशन होता है थ्रू आउट द पोएम कहीं पर भी, तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। सो रेफरेन इज ए पार्ट ऑफ रेपिटेशन। और यहाँ पे जैसा पोएम में हम देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, लेकिन मेनली दो जगह पे रेपिटेशन यूज हुआ है, दो मेन आइडियाज पे एम्फेसाइज करने के लिए। वो क्या है? एक है डेस्पेयर। जो डेस्पेयर पे रिपीटिशन क्यों हुआ है, ये इस चीज पे एम्फेसाइज करने के लिए, भाई जो यंग मैन की फीलिंग्स हैं फॉर एन ग्रीगरी, उनको उन पे थोड़ा सा एम्फेसाइज डालने के लिए, जोर डालने के लिए इसका रिपीटिशन हुआ है। नेक्स्ट जो रिपीटिशन है येलो हेयर का, जो एक बिलीफ है एक्सटर्नल ब्यूटी का, उस बिलीफ पे जोर डालने के लिए, उस पे एम्फेसाइज करने के लिए येलो हेयर का बार बार रिपीटिशन हुआ है। सो इट वाज ऑल। Thank you. Hope you liked it. Still, if you find any kind of difficulty, do let me know. If the video quality is not good, or if we need any kind of extra improvements, please do let us know in the comment section below. Thank you. Keep loving.